गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना है, मतलब क्या है? ऑप्शन ए है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन ए है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन बी है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन सी है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। ऑप्शन डी है केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, मुहावरे और लोकोक्तियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो जल्दी से बताइएगा। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। क्या करता है? जो भी हम भाषा बोलते हैं ना, उस अभिव्यक्त जो भी अभिव्यक्त करते हैं उसको क्या बनाता है? प्रभावी यानी उद्देश्यपूर्ण बनाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। बात कर रहा है भाषा शिक्षण की। तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। क्या कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। क्या छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन डी है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व क्या है? विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। क्या करना? विषय वस्तु के जो भी कठिन स्थल होते हैं ना, उनका क्या करना? उचित स्पष्टीकरण करना, जिससे क्या है बच्चा भाषा शिक्षण को क्या कर सकेगा? अच्छे से सीख सकेगा और उसके बारे में जान सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गद्य पाठों के मौखिक पठन का प्रमुख तत्व क्या है? जो गद्य पाठ होते हैं ना, उनका मौखिक पठन का प्रमुख तत्व क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 2022 में आयु है प्रश्न है। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आयु है यह प्रश्न है, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किस तरह के प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? बाल घात होना चाहिए, क्या स्पष्ट अक्षरोच्चारण होना चाहिए, शुद्ध शब्दोच्चारण होना चाहिए। ऑप्शन डी है लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। तो मुख्य तत्व पूछा है, तो मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्दों का उच्चारण। यदि बच्चा शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेगा तो वह क्या करेगा? मौखिक पठन अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, यदि वह उच्चारण ही गलत पढ़ रहा है तो उस चीज़ को गलत ही समझेगा। मान लो कोई बच्चा है या छात्र है, शब्दों का उच्चारण गलत कर रहा है तो वह गलत ही सीखेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण। जब उच्चारण सही करेगा, सही से उसे पढ़ेगा, तो अच्छे से भी सीखेगा उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? प्रश्न कह रहा है विशिष्ट उद्देश्यों का गुण नहीं है। ऑप्शन ए है इनका आधार दार्शनिक होता है। क्या इनका आधार दार्शनिक होता है? ऑप्शन बी है इनका आधार मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी है ये विशिष्ट होते हैं।
ऑप्शन डी है ये कार्यपरक होते हैं। तो क्या विशिष्ट उद्देश्य का गुण नहीं पूछा है। देखो ये कार्यपरक भी होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, ठीक है। इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, ये दार्शनिक नहीं होते। बस कैसे नहीं होते, दार्शनिक। विशिष्ट उद्देश्यों का गुण कैसा नहीं होना चाहिए, दार्शनिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। याद करेंगे अच्छे से। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो अहम केंद्रित की बात कौन करता है, अहम केंद्रित की बात करते हैं प्याजे जी। कौन करता है, प्याजे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, इस प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना। क्या ये हो जाएगा, क्या मुख्य उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जो अधिगमकर्ता है, जो सीख रहा है, उसकी उपलब्धि को जानना। ऑप्शन बी अधिगमकर्ता में सुधार लाना। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। अधिगमकर्ता की बौद्धिक क्षमता का विकास न कर पाना। देखो नेगेटिव है, इसको काट दो। अब अधिगम क्षमता की उपलब्धि जानना ये भी सही है। अधिगमकर्ता में सुधार लाना ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, मतलब दोनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता है तो उसकी उपलब्धि जानना और उसके अंदर क्या करना, सुधार करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे की कमी के बारे में जानते हैं, और बच्चे की कमी, जब हमें कमी का पता चल जाता है तो फिर उसमें क्या करते हैं, उसका सुधार करते हैं। तो दोनों होता है, ठीक है। तो कमी जानना और उसका सुधार करना, ठीक है। कमी जानना और उसका सुधार करना दोनों होते हैं, ठीक है। तो उपलब्धि जानना और सुधार करना, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्न में से लिखना सिखाते समय, प्रश्न में कह रहा है निम्न में से लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर शायद यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, ये भी सही है। निम्न में से सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। तो बच्चों को सबसे पहले क्या है, लिखने सिखाने से पहले क्या है, जब बच्चा लिखेगा तो पहले उससे क्या है, अक्षर ज्ञान करवाना आवश्यक है, ठीक है। अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ये बात भी सही है। तो देखो ध्यान नहीं रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, छात्रों में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। छात्रों में यदि शिक्षक ही भेदभाव करेगा तो सही बात नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। तो छात्रों के बीच क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये अध्यापक के लिए उचित नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि आप अध्यापकों और छात्रों के बीच में भेदभाव रख रहे हो तो ये आपके लिए कैसा नहीं होगा, उचित नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी कार्य के रूप करने के अवसर दिए जाते हैं, यह निम्नलिखित में से कौन सी विधि कहलाती है। तो कौन सी विधि कहलाती है, तो आपको पता है खोज विधि। खोज विधि को क्या कहते हैं हम, खोज विधि। खोज विधि को क्या बोलते हैं, खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है प्रश्न 9। इस कथन यानी व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है से आप क्या समझते हैं। जो व्याकरण है वह कैसा होता है, व्यवहारिक होता है और सैद्धांतिक होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, असंततः असहमत है, कैसे असहमत है, सहमत है और नहीं भी है, क्या ये हो जाएगा, पूर्णतः सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है। देखो व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है और व्यवहारिक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्ण तरह कैसे हैं, सहमत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हिंदी में व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, क्या ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास कराना। ऑप्शन सी है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त कराना।
ऑप्शन डी है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ कराना। देखो कंठस्थ तो हमें बच्चे को कुछ भी करवाना ही नहीं है, ठीक है। और मानक हिंदी में निपुणता प्राप्त करना। आप प्राइमरी लेवल के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें मानक हिंदी को निपुणता करवाएंगे? ये ऑप्शन भी कैसे हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्राइमरी लेवल यानी के छात्रों को आप क्या करोगे? कक्षा 1 से के जो छात्र होते हैं उन्हें क्या व्याकरण पर अधिकार प्राप्त कराने के लिए आप द्वितीय भाषा पढ़ाते हैं क्या? नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। देखो दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास कराना। क्या है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, दैनिक जीवन में किस तरह से हिंदी बोलनी चाहिए और उन्हें समझने में आना चाहिए, बोलने की क्षमता का क्या करवाते हैं? विकास करवाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न कह रहा है कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए? तो भावों की अनुभूति कराना होना चाहिए, आनंद का संचार कराना होना चाहिए। ऑप्शन सी है भावों का अनुभूति रहित होना चाहिए। रहित बात कर रहा है इसमें, ध्यान देना। रहित मतलब भाव तो होने ही नहीं चाहिए, क्या ऐसा शिक्षण नहीं करवाएंगे बच्चों को, ठीक है। ऑप्शन डी है शास्त्र वाचन कराना, शास्त्र वाचन भी नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावों की अनुभूति कराना। क्या है, जब हम कविता पाठ कराते हैं या कविता शिक्षण करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, जो कवि या लेखक कवि के द्वारा जो भी पंक्तियां लिखी जाती हैं उनके क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, उनको क्या करते हैं, भावों की अनुभूति बच्चों को करवाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भावों की अनुभूति कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। कविता पाठ आनंद की दृष्टि से भी किए जाते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है तो मुख्य उद्देश्य में हम कहाँ जाएंगे? तो भावों की अनुभूति के साथ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आनंद के लिए भी बच्चों को हम कविता पाठ करवाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यदि ऑप्शन में भावों की अनुभूति दे रखा है तो भावों की अनुभूति सबसे मुख्य उद्देश्य हो जाता है इसका, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कविता शिक्षण के कविता शिक्षण के अंत में शास्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य है। शास्वर पाठ के सोपान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पूछ रहा है क्या उद्देश्य है, उद्देश्य पूछा है। काव्य पाठ का अभ्यास करवाना। क्या काव्य पाठ का अभ्यास करवाएंगे बच्चों को? हम काव्य पाठ का अभ्यास करवाएंगे क्या? ऑप्शन बी है कविता के भावों से अवगत करवाना। देखो कविता के भावों से अवगत करवाना। ऑप्शन सी है काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। क्या काव्य के प्रति क्या रुचि उत्पन्न करवाएंगे? ऑप्शन डी है काव्य में वातावरण में पाठ का समापन। क्या पाठ का ऐसा करवाए? देखो सोपान का मुख्य उद्देश्य, जब मुख्य उद्देश्य की बात आती है, देखो ऑप्शन लगभग सब सही से हो जाते हैं, लेकिन जब मुख्य उद्देश्य की बात करता है तो हम किसी एक विशेष और जो मजबूत आंसर होता है हमारा उसके साथ जाते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कविता शिक्षण की। कविता शिक्षण में जब बच्चों से हम स्वर पाठ करवाते हैं, तो जब स्वर पाठ करवाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो कविता के भावों से अवगत करवाना। मैंने अभी बोला है ना, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं ना, उनसे बच्चों को क्या करवाते हैं? अवगत करवाते हैं, यानी उनसे हम रूबरू करवाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता नहीं है? कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता नहीं है? तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जल्दी से प्रश्न पढ़ते हैं और नहीं को भूल जाते हैं, तो नहीं पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखो पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। पुस्तकें मौलिक चिंतन की बात कर रहा है, देखो यहाँ मौलिक चिंतन की बात की है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन कराती हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक की तो बात की ही नहीं जा रही, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बात हो रही है, तो शिक्षक से कोई लेना देना नहीं इसमें। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व छात्रों के ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है। देखो नहीं पूछा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता नहीं है? पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व छात्रों के ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षक की बात कर रहा है और छात्रों के महत्वपूर्ण साधन कैसे हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकें ही क्या पाठ्य पुस्तकें ही महत्वपूर्ण साधन हो जाएंगी बच्चों के लिए? नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पर्यावरण भी होना चाहिए, उसके साथ वातावरण भी होना चाहिए, ठीक है। और जो
परिवेश है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण नहीं, केवल पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण नहीं होंगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है, पूछा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के लिए केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होंगी, ठीक है, परिवेश भी होगा, विद्यालय का जो परिवेश है, शिक्षक हैं, और कई सारी शिक्षण सामग्रियां भी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो मौलिक चिंतन सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। तो पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करवाती हैं, सही सत्य बात है। देखो पाठ्य पुस्तकें क्या करती हैं, शिक्षक होता है ना, जो शिक्षक होता है ना उसका क्या करती है, मार्गदर्शन करती हैं, ये बात कहती है सत्य है, ठीक है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, ये बात भी सत्य है। पुस्तक के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। यदि आप पढ़ना सीख जाते हो तो पुस्तक के सहारे अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किसी विधि में छात्रों को पहले पाठ विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसके विभिन्न, पहले क्या है संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं विभिन्न अंगों के बारे में बताते हैं, जैसे हमने बता दिया, फिर ऐसे करके बांट के विभिन्न अंग ये अलग अलग हिस्सों में बांट करके उसे बताते हैं बच्चों को, ठीक है। तो स्थापित किया जाता है, संबंध क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण करके सिखाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। सामूहिक विधियों द्वारा सिखाना, मिश्रित विधियों द्वारा सिखाना, निरीक्षण करके। देखो जब हम विधि को छात्रों को पहले पाठ्य पुस्तक का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और हमने संपूर्ण बता दिया, ठीक है, फिर उसे विभिन्न अंगों को संबंध स्थापित करते हैं, इसका संबंध इससे है, ऐसे करके बताते हैं। तो क्या करते हैं, मिश्रित विधि का उपयोग करना है, ठीक है। तो मिश्रित विधियों द्वारा सिखाना, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 15। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। ऐसा अध्यापक का कौन सा कार्य है जो उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, नहीं की पूछा है। तो बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को निर्भय बनाना, बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना। तो उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, नहीं पूछा है। बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, यह क्या है, अच्छे वातावरण की बात नहीं करता है, ठीक है, उपयुक्त वातावरण की बात नहीं करता, ठीक है। अध्यापक को कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, तो बच्चों को अन्य बच्चों, यदि एक दूसरे के बच्चा है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक दूसरे के बच्चों की क्या करेगा, बुराई कर रहा है या कुछ अवहेलना कर रहा है, तो ये अच्छा वातावरण बनाने में क्या मदद करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।